दोस्तों नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में कहीं लोकतंत्र खतरे में तो नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब चुनाव है और चुनाव का मतलब इस देश के नागरिकों का वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को चुनना है। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, अगर लोग जो वोट डाल रहे हैं वहीं पर गड़बड़ी हो जाए, या फिर लोगों ने वोट डाल दिया उसके बाद वोटों को गिनने में गड़बड़ी हो जाए, या फिर वोट गिनने के बाद भी वहां बैठे प्रिसाइडिंग अफसर ही गड़बड़ी कर बैठे और वो सत्ता के लिए काम करने लगे, तो फिर किस लोकतंत्र की कौन दुहाई देगा? यह सवाल मौजूदा वक्त में कहीं देश के सामने तो नहीं है। क्योंकि चुनाव को लेकर जो सवाल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल यह कहकर उठा दिया, वह भी पब्लिक मीटिंग में, कि 2024 के चुनाव इस देश में आखिरी चुनाव होंगे। हमें लगा 2024 के चुनाव तो अभी दूर हैं। उससे पहले इस देश की उन परिस्थितियों को जरा समझ लीजिए और खुली आंखों से देख लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र का मतलब होता क्या है। राजनीतिक तौर पर एक चुनाव चंडीगढ़ के मेयर को लेकर आज सुबह हुआ, और दूसरी तरफ इस देश में ईवीएम बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर्स में अगर बीजेपी के लोग ही बैठे होंगे तो फिर वहां से निकलने वाली ईवीएम और उसके कोड वर्ड की जानकारी किसको होगी? और ऐसा भी नहीं है कि इसकी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी गई। चुनाव आयोग को बकायदा पत्र भी लिखा गया, लेकिन चुनाव आयोग ने खामोशी बरत ली। अब आपके जहन में सवाल होगा, क्या चुनाव आयोग भी इस लोकतंत्र के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है? अगला सवाल होगा, जब अदालतें निर्णय देती हैं और अदालतें फैसला देकर निर्देश जारी करती है कि चुनाव अब निगरानी में हो, सही तरीके से हो, पारदर्शी हो, और वह भी खुले तौर पर कैमरे के सामने, उसी चुनाव को अगर सत्ता लूट ले जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? बहुत गुत्थियां नहीं हैं। आज एक एक करके परिस्थिति को जरा समझ लीजिए। आज सुबह चंडीगढ़ मेयर को लेकर चुनाव होने थे। उसमें तमाम पार्षदों की मौजूदगी थी। पार्षदों की कुल तादाद अलग अलग पार्टियों के लिहाज से बीजेपी के पास 14 पार्षद थे और एक सांसद थी जो चंडीगढ़ की है, यूनियन टेरिटरी है ये। तो वहां के एक सांसद और बीजेपी के वोट हो गए कुल मिला के 15। एक अकाली दल जो एक वक्त बीजेपी के साथ था, लेकिन इस चुनाव में माना जा रहा था कि वह भी बीजेपी के साथ चला जाएगा, तो 15 और एक 16 वोट हो गए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद थे, यानी 13 के साथ कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया और कांग्रेस के 7 पार्षद 13 पार्षद के साथ खड़े हो गए। यानी एक तरफ इंडिया अलायंस जिसके 20 पार्षद और दूसरी तरफ 16 पार्षद। 16 के 16 वोट बीजेपी के पार्षद को ही मिलेंगे जो कि मेयर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें मिल गए। लेकिन दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के मेयर बनाने पर कांग्रेस ने सहमति दे दी थी, उनके जब वोट पड़ने शुरू हुए तो इस 20 में से 8 वोट खारिज कर दिए गए। यानी कह दिया गया कि इसमें कहीं पर हस्ताक्षर है, कहीं पे कुछ काटपीट है, तो ऐसे में हम वोट को नहीं गिनेंगे और बीजेपी के मेयर का जीत का ऐलान हो गया। लेकिन यह सब कुछ कैमरे के सामने है, इसमें कुछ छुपाने की बात है नहीं। जरा इस तस्वीर को एक एक करके देखिए। जब वहां पर प्रिसाइडिंग अफसर आते हैं, बैठते हैं, एक सहयोगी उनका बैलेट बॉक्स को उठाता है, दिखाता है, देखिए ये बिल्कुल खाली पड़ा है, एक एक करके आप लोग पर्ची उठाइएगा, इसमें वोट डालिएगा। उसके बाद वोट डाल दिए जाते हैं। उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो बैठे हैं वह एक एक पर्ची को निकालते हैं और 8 पर्चियों पे कुछ अपने हाथ से कलम से लिखते चले जाते हैं और वो 8 पर्चियां खारिज हो जाती है और फिर उसके बाद वह जीत का ऐलान करते हैं। लेकिन यह सब कुछ जो हुआ, इसकी तस्वीर जरा देख लीजिए कि वो खाली है। इसको कैमरा में रिकॉर्ड करिए। बैलेट बॉक्स को सभी कैंडिडेट्स के सामने और प्रिसाइडिंग अथॉरिटी के सामने लॉक कर दीजिए।
आपने कैमरे पर देखा प्रिजाइडिंग ऑफिसर बकायदा अपने कलम से कुछ बैलेट पेपर जो डाले जा चुके थे उस पर कुछ हाथ से लिख रहे हैं। सामान्य तौर पर उस पर कुछ लिखा नहीं जाता है और उसके बाद उस गड्डी को उठा के किनारे में रख देते हैं और उसके बाद एक झटके में वह खड़े होते हैं और ऐलान करते हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार 16 वोट पाए हैं और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस को सिर्फ 12 वोट मिले हैं। तो बीजेपी के पार्षद अब मेयर का ऐलान कर रहे हैं तो वो मेयर हो गए और उसके एक सेकंड के भीतर इंतजार कर रहे हैं वो मेयर जो पीछे ही स्टेज के पीछे ही खड़े हैं, जो कि उन्हें सामने बैठना चाहिए था, लेकिन वो पीछे खड़े हैं और उनको 2 आदमी लाकर कुर्सी पर एक झटके में बैठा देते हैं। झटके में बैठाने के बाद प्रिजाइडिंग अफसर अपनी कुर्सी को छोड़ते हैं, क्योंकि अब जब डिप्टी मेयर का चुनाव होता है तो मेयर ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो जाते हैं। तो उसी कुर्सी पर उनको बैठाया जाता है, नारे लगने लगते हैं, शोर मचने लगता है, लेकिन एक झटके में प्रिजाइडिंग अफसर भूल जाते हैं कि जिन वोट पे या जिस बैलेट पेपर पे उन्होंने हस्ताक्षर किए और खारिज किया उसको तो वह भूल गए। तो लपकते हैं उसको पकड़ने के लिए, तब दूसरी तरफ से इंडिया अलायंस के कुछ पार्षद वहां पर पहुंच जाते हैं और उस पेपर को छीनने की हाथापाई शुरू होती है और एक झटके में बीजेपी के पार्षद उसको हाथ से लेकर प्रिसाइडिंग अफसर के हाथ में देते हैं और उसको पीछे मंच से बाहर कह देते हैं। हम कमेंट्री यूं ही कर रहे हैं, आप जरा देख लीजिए, बिल्कुल सारी तस्वीर और साफ हो जाएगी कैसे यह सब कुछ हुआ। बीजेपी का मेयर बन चुके हैं, बीजेपी के मेयर की अनाउंसमेंट कर दी गई है। बीजेपी का मेयर मनोज सोनकर को बीजेपी का मेयर बना दिया गया है। तो सीधा तुम देख लो, बीजेपी के बीजेपी के मेयर अनाउंसमेंट हालांकि हंगामा हुआ है, हंगामा होते हुए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस ने पर्चियां मार्शल भी बुला ले गए। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 50 ਸੂਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ कर लेती है। लेकिन दूसरे पासे आम आदमी पार्टी सब कुछ कैमरे ने पकड़ लिया, सब कुछ कैमरे के सामने हुआ और कोई गिला शिकवा किसी को नहीं है, क्योंकि इसी वक्त बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तुरंत देरी नहीं लगाई सोशल मीडिया में अपने विचार रखने को लेकर। उन्होंने कहा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मेयर इलेक्शन बीजेपी जीत गई और बहुत ही यूनियन टेरिटरी जो चंडीगढ़ है उसमें जबरदस्त विकास हुआ है और इंडिया अलायंस पहला चुनाव हार गई जो साथ मिलकर लड़ रही थी। यहां पर कोई अर्थमेटिक या कोई केमिस्ट्री काम नहीं आई। अब सवाल है, कोई अर्थमेटिक या कोई केमिस्ट्री इस डेमोक्रेसी में कैसे टिकेगी? जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बीजेपी से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि बीजेपी ने जिसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया वह बीजेपी के साथ रहा है और इससे पहले चंडीगढ़ में वह बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उसी शख्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया और इसके बाद आम आदमी पार्टी ने और इंडिया अलायंस ने कहा हम हाईकोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी गड़बड़ी जब हुई थी और टाल दिया गया था वोटिंग को, उस वक्त हाईकोर्ट ही जाना पड़ा था। तो हाईकोर्ट ने आज की तारीख निर्धारित की थी। अब तो सब कुछ कैमरे के सामने है।
लेकिन जस्ट मनना शुरू हो गया और दिल्ली तक यह स्थिति आ गई कि बीजेपी अध्यक्ष ने कहने में कोताही नहीं बरती कि देखिए इंडिया अलायंस अपना पहला चुनाव ही हार गया, वो चाहे मेयर का चुनाव हो लेकिन अलायंस की नहीं चली। यहीं से सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई इस देश के भीतर में लोकतंत्र को सहेजने वाले संस्थान सत्ता की मुट्ठी में है? क्योंकि सवाल इतना भर नहीं है, एक सवाल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में भी रेंग रहा है और वहां पर पूर्व सेक्रेटरी हुआ करते थे ईएएस शर्मा, जो भारत सरकार में सचिव स्तर पे थे, वो कई मामले उठाते रहते। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं उनको एक लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है कि जो ईवीएम भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बनाती है उसके डायरेक्टर्स में अगर बीजेपी के लोग रहेंगे तो उस ईवीएम मशीन को बनाने के भीतर जो सोर्स कोड डाला जाता है, जो चिप डाली जाती है, उसकी जानकारी तो उन डायरेक्टर्स को जरूर होगी। जवाब पत्र का आया नहीं। उस पत्र में इस देश के भीतर में नागरिकों के अधिकार और लोकतंत्र की रक्षा को लेकर इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए, लेकिन महत्वपूर्ण उसके आगे की तस्वीर है, क्योंकि उन्होंने जिस शख्स का नाम उठाया और बोले जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो मनसुख भाई श्यामजी भाई काचरिया हैं, जो राजकोट से आते हैं। इसके अलावे 3 और डायरेक्टर हैं जिसका उन्होंने अपने पत्र में जिक्र किया। अब सवाल था कि उस बीईएल की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की के भीतर के लोगों को जाना जाए और समझा जाए कौन कौन है। और जब हमारी टीम ने इस पे काम करना शुरू किया तो एक एक तस्वीर सामने आने लगी। अब यहां पर सवाल है, इस देश के भीतर में जो ईवीएम बनती है उसके बारे में हम लोग अब आके बातचीत करें, उससे पहले तस्वीर दर तस्वीर को देखते चले जाइए। पहली तस्वीर डॉक्टर पीवी पार्थसारथी की है। यह भी बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में यह वहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर हैं और यह राष्ट्रीय सचिव ओबीसी मोर्चा बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इनको कई जगहों पर विधानसभा क्षेत्रों में भी लगाया जाता है। इससे पहले इनको तिरुपति असेंबली क्षेत्र बीजेपी ने सौंपी थी। अब यहां पर किसी के जहन में सवाल होगा, यह कैसे संभव है कि जो ईवीएम बनाने वाली कंपनी है वो भारत सरकार के अधीन की कंपनी और वहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर बीजेपी का व्यक्ति ही है। तो जरा देख लीजिए डॉक्टर पीवी पार्थसारथी की तस्वीर देश के प्रधानमंत्री के साथ, बीजेपी के अध्यक्ष के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ। इस तस्वीर को पहले देखिए। तो ये डॉक्टर पीवी पार्थसारथी हैं। दूसरे डायरेक्टर का नाम है मनसुख भाई श्यामजी भाई काचरिया। ये राजकोट से आते हैं, बिजनेस इंटरप्रेन्योर हैं ये, और डायरेक्टर भी हैं क्लासिक कॉटन प्राइवेट लिमिटेड राजकोट से जुड़े हुए हैं। राजकोट के जिला अध्यक्ष भी बीजेपी से खुले तौर पर जुड़े हैं और यह भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में इनकी भी नियुक्ति है, जो ईवीएम बनाती है कंपनी। जरा इन्हें भी देख लीजिए बीजेपी नेताओं के साथ। तो ये मनसुख भाई है, लेकिन एक तीसरे डायरेक्टर हैं शिवनाथ यादव। यह बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं और बीजेपी के भीतर इनकी पहल जबरदस्त होती है, लेकिन यह भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। अब सवाल यह है, हमें लगता है उससे पहले सवालों को उठाएं और परिस्थितियों को जाने समझे कि क्यों लोकतंत्र इस दौर में क्या हड़प लिया गया, या चुनाव जीतने की प्रक्रिया इस हद तक आगे इस देश में बढ़ चुकी है कि सत्ता चुनाव हारना नहीं चाहती है। तो एक क्षण के लिए शिवनाथ यादव जी से भी मिल लीजिए, जिनकी तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ भी है।
तो बीजेपी के जुड़े हुए शिवनाथ यादव जी से भी आपने मुलाकात कर ली। 3 डायरेक्टर की तस्वीर हमने आपको दिखाई। ये तीनों डायरेक्टर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं और यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि पिछले बरस मार्च के महीने में तब कानून मंत्री किरण रिजिजू होते थे। उनसे एक सवाल पूछा गया था कि इस देश में ईवीएम कौन बनाता है, कौन सी कंपनी बनाती है, उस कंपनी से सरकार का क्या लेना देना होता है। इन तमाम सवालों के जवाब पार्लियामेंट के भीतर दिए गए थे और कहा गया था कि दरअसल ईवीएम की मशीन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दोनों मिलकर बनाती है। उसमें सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का काम जो होता है वो बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो बेंगलोर में जिसका हेडक्वार्टर है, वहीं पर यह काम होता है। और जो 3 डायरेक्टर्स के हमने आपके सामने नाम रखे, वह तीनों डायरेक्टर्स भी बेंगलोर से ही जुड़े हुए हैं और यह डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है। तो रक्षा मंत्रालय के तहत बीईएल काम करता है और रक्षा मंत्रालय के तहत सरकार निगरानी नहीं करती है बल्कि मंत्रालय उस पर खुद निगरानी करता है। तो ऐसे में बीजेपी से जुड़े हुए 3 शख्सों की तस्वीर जो बीजेपी के नेताओं के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, बीजेपी अध्यक्ष के साथ और बाकायदा चुनाव भी लड़ते हैं, और इस दौर में उन्हें डायरेक्टर रहते हुए यह काम भी दिया गया कि आप फला कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखिए क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हैं और बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका काम अपने उम्मीदवार को जिताना है। सवाल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी भर का एक डायरेक्टर के जरिए नहीं है, यहां तो ईवीएम का खेल है और बड़ी तादाद में बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ईवीएम जो बनाती है उसमें एक ईवीएम मशीन में 2000 वोट ही पड़ पाते हैं। तो कितनी बड़ी तादाद में प्रोडक्शन लगातार ईवीएम का हो रहा होगा। कीमत लगभग 17,000 होती है क्योंकि अब कैटेगरी M3 आ गई है। इससे पहले कैटेगरी 2014 तक से पहले की कैटेगरी M2 की थी जिसकी कीमत 8,670 थी। अब तो टेक्नोलॉजी और हाईफाई हो गई, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी की जानकारी और उसमें जो कोड यानी जो सोर्स कोड रहता है, जो चिप रहती है, उसकी पूरी जानकारी डायरेक्टर्स के सामने होती है, जो नेचुरल वे में रहनी भी चाहिए क्योंकि डायरेक्टर्स का काम ही वही है। अब सवाल यह है कि बीजेपी से जुड़े हुए नेता अगर इस देश के पब्लिक सेक्टर की उन कंपनियों में डायरेक्टर के तौर पर हैं जिन कंपनियों का काम इस देश में चुनाव के लिए उपयोग में लाए जाने वाली मशीनों को बनाना है, तो फिर आगे का रास्ता किधर जाता है, यह आप एक क्षण के लिए सोच कर देखिए। यह सवाल उठना जायज है और इस सवाल को जो पत्र ES शर्मा जो फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे, उन्होंने ईसीआई से पूछा और ईसीआई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, उनको पत्र में लिखकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ईवीएम को लेकर इस देश में सवाल उठ रहे हैं और खास तौर से निशाने पर मौजूदा सत्ता है जो बीजेपी की सरकार है, अगर उसी से बीजेपी से जुड़े हुए नेता डायरेक्टर्स होंगे तो क्या आपने उनकी इंडिपेंडेंस को लेकर कहीं कोई सवाल खड़ा किया या उसको जानने की कोशिश की? अब यहां पर एक और बड़ा सवाल है। जिस देश के भीतर में इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, इसकी नियुक्ति अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ही इन तमाम जो पीएसयूज पे जहां जहां इस देश में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लाया जाता है उसकी नियुक्ति का पत्र अगर पीएमओ से निकल रहा है, तो उसके बाद वो कौन सी परिस्थिति है जो ये ना कहे कि इस देश के भीतर में पीएमओ से निकलने वाला हर आदेश निर्देश उनकी सत्ता को संभालने के लिए है। और यह बात तो चंडीगढ़ आते आते और साफ हो गई, जहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा जो पहले बीजेपी से जुड़ा रहा, मौजूदा वक्त में भी बीजेपी से उसका जुड़ाव है और वो एक्स प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी सेल का, उसको प्रिजाइडिंग अफसर, उसने खुले तौर पर किस तरीके से मेयर के चुनाव को ही हड़प लिया। यह एक परिस्थिति बतलाती है कि इस देश के भीतर में अब सत्ता चुनाव हारना नहीं चाहती है। सवाल यह नहीं है कि ईडी की कार्रवाई किस तीखेपन से है, और ईडी की पूरी कार्रवाई एक तरफा तो नहीं है जिसको लेकर विपक्ष बार बार सवाल खड़ा करता है और कहता है कि देखिए डरा रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे को अपने तौर पर लड़ा भी रहे हैं। और यही वो परिस्थिति है जिसका जिक्र आज राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को लेकर कर दिया और कहा कि वो किस रूप में घबरा गए, हिचकिचा गए, एक झटके में छोड़ दिया। इस तरीके से उन्होंने तंज भी कसा,
लेकिन सवाल इस देश के भीतर में उस विपक्ष का है जो यह सोच रहा है कि 2024 के बाद इस देश में चुनाव तो होंगे नहीं। सवाल 2024 का नहीं है, उससे पहले की परिस्थितियों को तो देख लीजिए और इस देश के सामने बताइए तो सही कि प्रिजाइडिंग अफसर कौन होगा, उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है। चंडीगढ़ में बीजेपी ने की। इस देश में इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करेंगे, क्योंकि उसमें चीफ जस्टिस ने खुद का नाम रखा तो एक झटके में पार्लियामेंट से एक विधेयक लाकर उस पूरे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलकर कह दिया गया जी नहीं, विपक्ष का नेता रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर द्वारा नियुक्त कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा जो मिलकर तय करेंगे कि कौन इलेक्शन कमिश्नर होगा, कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। तो फिर लोकतंत्र को लेकर अलग अलग संस्थानों के जरिए परिस्थितियों को समझने बूझने की राजनीति और इस राजनीति के साथ लोकतंत्र को हड़पने का खेल और इन सब के साथ चुनाव को ही लोकतंत्र से जोड़ने की परिभाषा और लोकतंत्र को इस देश में बहुत ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड फेयर इलेक्शन के तौर पर नारे लगाने वाले चुनाव आयोग की आंखों पर पर्दा नहीं है, बल्कि सिस्टम ही ऐसा क्रिएट कर दिया गया जिस सिस्टम के बाद यह परिस्थिति छोटी पड़ जाए कि दरअसल मशीन हो यानी टेक्नोलॉजी हो, मनुष्य के तौर पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति हो या एक पूरा सिस्टम ही क्यों ना काम कर रहा हो, वह सब कुछ सत्ता के अनुकूल है। और यही वो परिस्थिति है जो इस दौर में सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर चुकी है। क्या लोकतंत्र भारत का उस चुनाव में बसता है जिस चुनाव की पूरी प्रक्रिया को सत्ता ने अपने अनुकूल कर लिया है, चाहे व्यक्ति के स्तर पर, चाहे संस्थान के स्तर पर, चाहे टेक्नोलॉजी के स्तर पर और चाहे सिस्टम के स्तर पर। यह परिस्थिति देश के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।